एक बहुत ही प्यारा सा 12th का ये चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यानी कि एसी की बात करेंगे अपन। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सेगमेंट रहेंगे, वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम बात करेंगे करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू की, उसके बाद में आरएमएस वैल्यू की। एवरेज और आरएमएस आपने पहले भी वर्ड सुने होंगे केटीजी वाले चैप्टर के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। वहाँ पे अपन गैसेस की स्पीड की एवरेज और मीन, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहे थे। यहाँ पे करंट और वोल्टेज की बात करेंगे, ठीक है। बाद में बात करेंगे कि यदि एक एसी सोर्स है तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, जब आप एसी सोर्स कहीं पे लगाओगे तो कितनी पावर कंजप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन हो, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आरएलसी यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों का कॉम्बिनेशन हो, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल, ये सब एसी सोर्स जब आप अप्लाई करोगे तब इनका बिहेवियर कैसा होगा ये अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आरसी सर्किट की बात करूं तो बैटरी अप्लाई करने पे बिहेवियर आपको पता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी, डीसी अप्लाई करने पे आपको पता है, एसी वाला आपको नहीं पता। मैंने बैटरी वाला बता रखा है, लेकिन यहाँ पे एसी सोर्स के बाद में कैसा बिहेवियर होगा ये हमें नहीं पता, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आरएलसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस, तो उस रेजोनेंस की भी बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे एलसी ऑक्सीलेशन की, बराबर है। तो ये आपके पास कुछ मेन टॉपिक्स है जो अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन ये आपके पास एसी और डीसी के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। तो हमारे पास जब हम बात करेंगे तो मैं एसी डीसी की बजाय मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करूँगा, प्योर एसी और प्योर डीसी, ठीक है। तो मैं प्योर एसी का बोलूँगा वो बात कर लेते हैं। तो प्योर एसी का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें मुझे दिखनी चाहिए। एक मेरे पास पीरियोडिसिटी, यानी कि हमारे पास जो भी वेव फॉर्म है वो ग्राफ या वेव फॉर्म पीरियोडिक होनी चाहिए। और सेकंड यहाँ पे कंडीशन की बात करेंगे, वो होगा हमारे पास कि जो पॉजिटिव वेव फॉर्म है, पॉजिटिव वेव फॉर्म वो आपके पास नेगेटिव वेव फॉर्म की इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जितना ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा उतना ही ग्राफ नेगेटिव के अंदर बनना चाहिए। यदि दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं कहूँगा कि हमारे पास प्योर एसी है। प्योर एसी की क्या कंडीशन बताइए, एक तो हमारा ग्राफ पीरियोडिक होना चाहिए, सेकंड मैंने बताया कि जितना वेव फॉर्म पॉजिटिव होगा उतना ही वेव फॉर्म नेगेटिव होना चाहिए। ग्राफ जितना पॉजिटिव साइड बन रहा है उतना ही नेगेटिव साइड में बनना चाहिए। तो ये आपका सेकंड कंडीशन है। अब हम बात कर रहे थे प्योर डीसी किसे बोलेंगे। तो प्योर डीसी के अंदर मैं बात करूँगा जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए। करंट हो या पोटेंशियल, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास जो डायरेक्शन है वो सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी, ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए ना ही डायरेक्शन, तब हम उसे बोलेंगे प्योर एसी, सॉरी प्योर डीसी। तो प्योर डीसी किसे बोलेंगे और प्योर एसी किसे बोलेंगे ये आपको पता लग गया। अच्छा, यदि प्योर एसी और प्योर डीसी दोनों की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे वो एसी प्लस डीसी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अपन कुछ वेव फॉर्म देखते हैं और इसे पता लगाते हैं कि कौन एसी है कौन डीसी। जैसे पहला वाला एक साइन का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है और आपको बताना है कि क्या ये आपके पास एसी है या डीसी। इधर के साइड मैंने लिया है टाइम, इधर के साइड में पोटेंशियल या करंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, साइन का ग्राफ आपको पता है पीरियोडिक होता है, तो हमारी जो पहली कंडीशन है एसी वाली कि पीरियोडिक होना चाहिए ये फुलफिल हो रही है। और आपको पता है साइन के अंदर जितना वेव फॉर्म पॉजिटिव होगा उतना ही वेव फॉर्म नेगेटिव में भी होगा, तो दूसरी वाली कंडीशन फिर फुलफिल हो रही है। यहाँ देख लो, ये वो आपके पास टाइम इंटरवल होगा जिसके बाद में रिपीटेशन शुरू होगा, यही वो ग्राफ रिपीट होता जाएगा और ये कंटिन्यूसली वेव आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये पहला वाला आपके पास ग्राफ है जो साइन का ग्राफ है, ये हमारे पास प्योर एसी है। क्या है, प्योर एसी, अल्टरनेटिंग करंट,
ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ट्राइंगुलर फॉर्म में कुछ ग्राफ दिया है। यहाँ पे भी आप देखते हो ये वो पार्ट है जो रिपीट होना शुरू हो जाता है। इतना सा ग्राफ आप देखते हो तो रिपीट हो रहा है, तो ये वाला भी आपके पास पीरियोडिक है। ठीक है, ग्राफ आपके पास पीरियोडिक है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरा क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया इक्वल है। इतना एरिया मेरे पास नेगेटिव है, और पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो उतना ही एरिया आपके पास पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया इक्वल है, तो हमारे पास ये भी प्योर एसी है। क्योंकि प्योर एसी के नाम पे हम दो ही चीज़ें देखते हैं, पीरियोडिक होना चाहिए और पॉजिटिव और नेगेटिव वेवफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साइन का ही ग्राफ हो, इसे हम बोलते हैं ट्राइंगुलर एसी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, क्या ये वाला ग्राफ हमारे पास पीरियोडिक है? बिल्कुल। इतना सा ग्राफ देखो, यही ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो ग्राफ ये भी पीरियोडिक है। और ये आपके पास पॉजिटिव एरिया और एग्जैक्टली उतना ही हमारे पास ये वाला नेगेटिव एरिया, तो ये प्योर एसी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लो, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू देखो एकदम यहाँ से यहाँ तक एक जैसी है, लेकिन अचानक सा वैल्यू वापस नेगेटिव साइड में जाके उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। यानी कि आप एक देखते हो तो टाइम के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो भी एक इंटरवल में। तो यही वो ग्राफ है जो रिपीट होता है, तो ये ग्राफ पीरियोडिक है। अब ये नहीं कहोगे सर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हुई तो ये हमारे पास डीसी है, बिल्कुल नहीं, ये प्योर एसी है। क्या है? प्योर एसी। क्योंकि प्योर एसी में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि ग्राफ की न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो, ऐसे हमने कोई शर्त नहीं रखी। हमने बस ये बोला था ग्राफ पीरियोडिक होना चाहिए, और दूसरा जितना ग्राफ पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो ये मेरे पास प्योर एसी है। क्या है? प्योर एसी। इसे बोलते हैं स्क्वायर एसी, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्क्वायर एसी है। नेक्स्ट वेव फॉर्म को चेक करते हैं। यहाँ देखो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, प्लस ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर है, नीचे नहीं आया तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, तो ये मेरे पास प्योर डीसी हो गई। क्या हो गई? प्योर डीसी। नेक्स्ट इधर वाले को देखो, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन नेगेटिव साइड में है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो ये भी प्योर डीसी होगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला साइन वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो फिर ये क्या है? तो ये आपके पास प्योर एसी तो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वेवफॉर्म एक जैसा नहीं है, और डीसी वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास होगा एसी प्लस डीसी। क्या होगा? एसी प्लस डीसी। एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन है। अब इस बात को एहसास बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। सपोज आप एक इमेजिन करो, एक साइनोसॉइडल वेव है, ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया है, ठीक है, और एक मैं डीसी का ग्राफ ले रहा हूँ, पॉजिटिव डीसी का। इन दोनों ग्राफ को यदि आप ऐड करते हो तो ऊपर वाला ग्राफ इन दोनों ग्राफ को एक साथ ऐड करता हूँ तो रिजल्टेंट ग्राफ ऐसा ही बनेगा। पूरा साइन वाला ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हर जगह न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नंबर से बढ़ जाएगी। इस वजह से आप बोल सकते हो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसी प्लस डीसी। हाँ है ना? नेक्स्ट वाला देखते हो, ये आपको लग रहा है कि स्क्वायर एसी थी, इसके साथ एक डीसी ऐड हुई, इसलिए पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। प्योर एसी तो ये दिख नहीं रही, तो अब ये क्या बची? ये बची एसी प्लस डीसी। कुछ बुक्स वाले इसे पीरियोडिक डीसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पीरियोडिक डीसी। ठीक है, वो सबके अपने अपने कन्वेंशन है, कितने फिर तो क्लासिफिकेशन करो कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मल इतने याद रखो भी प्योर एसी क्या होता है, प्योर डीसी क्या होता है, और बाकी सब क्या हो गए? एसी प्लस डीसी। वैसे हमें ये कोई पूछने वाला नहीं है कि एग्ज़ाम में कि बताओ ये एसी है या नहीं है। ये सिर्फ आपकी समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसी का मीनिंग क्या होता है। क्या है, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि एसी का मतलब सिर्फ साइनोसॉइडल वेव होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कमर्शियल यूज़ की, तो वहाँ पे साइन वेव ही यूज़ होती है, साइनोसॉइडल वेव ही आपके पास प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
जब एसी की बात करते हैं तो एसी आपके पास डिफरेंट टाइप की होती है, साइनोसोडल भी होती है, ट्रायंगुलर शेप में भी होती है, स्क्वायर शेप में भी होती है। लेकिन यदि कमर्शियली बात करें, जहाँ पे भी कमर्शियल यूज़ हो रही है एसी, तो हम हमेशा साइनोसोडल की बात करते हैं। रीज़न उसका कि इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस, ठीक है। इस वजह से साइनोसोडल वाला डिस्कशन ही अपन मेन करते हैं। अपन इसकी इक्वेशन लिख के समझते हैं कि साइनोसोडल यदि यानी कि जो साइन वेव या कॉस वेव की फॉर्म में हो, तो यहाँ पे मैंने साइन की इक्वेशन बनाई तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। अगर आपको देखते हो इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन से थोड़ी बहुत चीज़ें समझते हैं कि क्या नज़ारा है हमारे पास। सबसे पहले तो आई नॉट क्या है वो देखते हैं। तो आई नॉट है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या फिर मैं बोलूँ कि पीक करंट, चलेगा। आई नॉट हो गया हमारे पास पीक करंट या मैक्सिमम करंट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस ग्राफ में थोड़ा सा। ये देखो, इधर मैंने करंट लिया, इधर यदि मैं टाइम ये क्या नाम ओमेगा टी लेता हूँ, तो ग्राफ में वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा टी ले रहा हूँ, एक तरीके से मैं एंगल ले रहा हूँ इस पूरे की जगह। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल आएगा 2 पाई, यहाँ पे ये एंगल आएगा पाई, और इधर की साइड में एंगल आएगा पाई/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारे पास नज़ारा रहेगा एंगल वाइज यदि अपन बात करें तो, ठीक है। लेकिन यही चीज़ यदि कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे को ये ग्राफ चाहिए, करंट का ग्राफ चाहिए टाइम के साथ, इधर के एक्सेस में वो टाइम ले रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। आप देखो ओमेगा टी मिल के हमारे ओमेगा टी कितना है? ओमेगा टी है 2 पाई। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम को मैं लिख दूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा। और यहाँ पे टाइम कितना रहेगा? यहाँ पे टाइम रहेगा पाई अपॉन ओमेगा। और यहाँ वाला टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पास पाई अपॉन 2 ओमेगा। इस तरीके से बात कर सकते हैं ना। तो ये हमारे पास टाइम की बात करेंगे तो रीडिंग इस तरीके से रहेगी। अच्छा, मैं ये लिख इसलिए रहा हूँ कि हमें यदि ज़रूरत पड़े आगे इंटीग्रेट वगैरह इसका एरिया वगैरह निकालने की, तो आपको लिमिट को लेके कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट में या ओमेगा टी, वो आपकी चॉइस है कम्प्लीटली। हम उसके बेसिस पे फिर लिमिट डिफरेंट रहेगी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ होती है वो बात करते हैं। पहले यहाँ पे टर्म्स यूज़ होती है वो होती है टाइम पीरियड। क्या यूज़ होती है? टाइम पीरियड, जिसे आप कैपिटल टी से लिखते हो। टाइम पीरियड बेसिकली वो टाइम इंटरवल जिसके बाद में रिपीटेशन शुरू होता है, क्योंकि एसी की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो भी पीरियोडिक ग्राफ होते हैं, चाहे वो आप यहाँ एसी की बात कर रहे हो या कहीं और भी बात करते हैं, पीरियोडिक ग्राफ आपके पास एक टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो जो टाइम इंटरवल जिसका अंदर रिपीटेशन होता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। अच्छा, यहाँ पे यदि आप टी के साथ ग्राफ बना रहे हो तो ये हमारे पास एक टाइम पीरियड होगा, इसी के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई अपॉन ओमेगा। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड क्या है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो एक और यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है? ये जो यूज़ हो रहा है ना ओमेगा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और ये जो कंप्लीट चीज़ होने वाली, जो भी यहाँ आता है अंदर वाला साइन के अंदर जो भी रहेगा, यहाँ तो जैसे सिर्फ मैंने ओमेगा टी लिया है, इसे हम बोलते हैं बेसिकली फेज। यदि मैं जनरल फॉर्म में करंट की इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे ये ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट होगा तो जनरल इक्वेशन कुछ ऐसी आती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फेज फाई।
यही जनरल फॉर्मेट रहता है, आगे पीछे यदि शिफ्ट होता तो साइनोसॉइडल वेव का। तो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है दिस इज कॉल्ड फेज, और यही हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी भी टाइम पे आपके पास करंट की क्या वैल्यू रहेगी, वो हमें फेज बताएगा। ठीक है, ये हमें क्या बताएगा, फेज बताएगा। और फेज किस रेट से चेंज हो रहा है इसको यदि आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो हमें ओमेगा मिलेगा। ठीक है, तो फेज जिस रेट से चेंज होगा वो हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी। बराबर है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की यूनिट हमारे पास रहती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम पीरियड की यूनिट तो आप बता ही सकते हो, सेकेंड। बराबर है, एक यहाँ पे वर्ड यूज होता है फ्रिक्वेंसी। ये वैसे आप सबके लिए नए नहीं होंगे, ये 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे वेव वाले चैप्टर में। टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये सब आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, या फिर यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल, कितने रिपीटेशन ये आ गए वो बात करते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल या रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये हमारे पास रहेगा फ्रीक्वेंसी एफ। आपके पास रिपीटेशन टी टाइम के बाद में, टी सेकेंड के बाद में रिपीटेशन हो तो 1 सेकेंड में कितने रिपीटेशन हुए, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 1/t, और इसी को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 2π/ω। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ ओमेगा और एफ में रिलेशन, ओमेगा इज बेसिकली 2πf। अच्छा, फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट रहेगी ना, फ्रिक्वेंसी की यूनिट रहेगी आपके पास 1/सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स, या कहीं जगह इसे हर्ट्ज पे लिखा होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो यूज़ होगी यहाँ पे एसी वाले में, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। एक और छोटी सी टर्म्स यहाँ पे यूज़ होती है जिसे हम बोलते हैं फेज लेग या फिर फेज लीड। ठीक है, फेज लेग क्या होगा और फेज लीड वाला क्या पार्ट रहेगा, वो वाला पार्ट देखते भाई। जैसे मैंने एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाया है और उसकी इक्वेशन लिख दी है, ये साइनोसॉइडल ग्राफ की है, तो ये हमारे पास नज़र है। अब ये बताओ, यहाँ पे t को 0 पुट करते हो तो आपके पास एंगल अंदर वाला ये आता है 0, ओमेगा टी 0 हो जाएगा। अब यदि ग्राफ इस तरीके से ना होके ये वाला ग्राफ है सेकंड वाला, तो ये वाला ग्राफ की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। यदि किसी को लग रहा है नहीं सर यहाँ पे नेगेटिव में आना चाहिए -5, तो आप देख लो, फॉर एग्जांपल 5 की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूँ, तो t को 0 पे वो कहीं ना कहीं एंगल है 30। ठीक है, जहाँ 1/2 वैल्यू आएगी, तो -30 नहीं आएगा, +5 आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है। यानी कि यहाँ पे ये पता लग रहा है कि जो सेकंड वाला ग्राफ है थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर। थर्ड वाले ग्राफ को देखते हैं अपन, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले ग्राफ को थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। यानी कि तीनों ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन थोड़े से शिफ्ट हुए आगे पीछे, यानी कि टाइम डोमेन के अंदर थोड़े से ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होती है ना, उसी को हम बोलते हैं फेज लीड कर रहा है या फिर फेज लैग कर रहा है। आप सबके इक्वल टाइम रख दो तो किसका फेज ज़्यादा है किसका कम है, उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं कि कौन फेज, किसका फेज लीड कर रहा है और किसका लैग हो रहा है। जैसे 1 और 2 की बात करूँ तो आप कहोगे ग्राफ नंबर जो 2 है इसका फेज लीड कर रहा है वेव 1 को 5 फेज के साथ। हाँ है ना, आप इक्वल टाइम की वैल्यू पुट करो, जो इसका फेज आएगा सेकेंड वाले वेव फॉर्म का वो ज़्यादा आएगा फर्स्ट वाले से। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि सेकेंड वाला ग्राफ आपके पास 5 फेज से 1 वाले ग्राफ को लीड कर रहा है। ठीक है, और थर्ड वाले की बात करेंगे तो थर्ड वाला लैग कर रहा है फर्स्ट वाले ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ देख के आपको शायद उल्टी फीलिंग्स आए, लेकिन इक्वेशन देख के आपको ये एहसास हो जाएगा कि ग्राफ नंबर 2 है वो 1 वाले को 5 फेज से लीड कर रहा है, जबकि थर्ड वाला 1 वाले से लैग कर रहा है 5 फेज से। अच्छा, 2 और थर्ड का यदि कंपैरिजन कर जाए तो बोल दूंगा 2 वाला ग्राफ 2π एंगल से लीड कर रहा है थर्ड वाले ग्राफ को। हाँ है ना,
तो इस तरीके से इन चीज़ों का आपको ध्यान रहना चाहिए कि फेज़ लैग का क्या मीनिंग है और फेज़ लीड का क्या मीनिंग है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो।